हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। DSC 18 विमेन्स राइटिंग की टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं एंड अंडर दिस हेडिंग एमिली डिकिंसन की पॉपुलर पोएट्री आई कैनॉट लिव विद यू। आई कैनॉट लिव विदाउट यू नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। आई कैनॉट लिव विद यू, ये सिनेरियो भी तो पॉसिबल है ना, आई कैनॉट लिव विद यू का। तो देखते हैं क्या कहना चाहती है एमिली डिकिंसन अपनी इस पोएट्री में। There is a dedicated channel also for all the CBCS and NEP students of English Honours Delhi University, जहाँ पर आपको एग्जाम्स के आसपास काफ़ी टिप्स मिलती रहती हैं, वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहते हैं और बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपके एग्जाम्स में काम आएंगी। तो इस ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करिए, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब बात करते हैं पीडीएफ्स की, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। पीडीएफ चैनल अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं करते हैं तो आपको प्रॉपरली सभी टॉपिक्स बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मिलेंगे। थोड़ा सा टफ और थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा वास्ट सब्जेक्ट है ये, इसकी प्रिपरेशन बहुत ही थरो होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मैं आपको पीडीएफ चैनल पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, तो आपकी 3 लेयर्स प्रिपरेशन हो जाएगी अब बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से। तो फर्स्ट लेयर क्या रहेगी, ये वीडियोस। सेकेंड लेयर रहेगी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम पीडीएफ और थर्ड लेयर रहेगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन दिस चैनल। तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। सेल्फ प्रिपरेशन आप अपने आप में अपने टाइम के हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को। मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा के लिए ऑलरेडी पीडीएफ अवेलेबल है और लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी के लिए भी। जिसने भी ये तीनों पीडीएफ्स ऑप्ट की हैं, लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी की, मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा की और जेंडर की, काफी अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं और सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी भी प्रिपरेशन बहुत स्मूथ हो सकती है। हमारी आज की पोइट्री आई कैनॉट लिव विद यू, एमिली डिकिंसन। बहुत ही खूबसूरत पोइट्री है जिसमें डीप इमोशंस दिखाए गए हैं। दिस एक्सप्लोर्स अ लव सो इंटेंस दैट द स्पीकर फील्स दे कैनॉट लिव और डाई with their beloved. Rather than the risk of pain of separation through death or afterlife, the speaker chooses the sorrow of parting now. मरकर अलग होंगे उससे पहले, उससे अच्छा है आज ही अलग हो जाते हैं। बहुत इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इस पोइट्री में और डिकिंसन जी की डेथ के बाद ये पोइट्री पब्लिश हुई थी उनके 1890 कलेक्शन में। खूबसूरत पोइट्री है, देखिए स्टेंजा 1। I cannot live with you. It would be life, and life is over behind the shelf. The speaker tells the person she loves that she cannot live with him, though living with him would be like living life itself. Life ही होगी ना साथ जीना. She believes that life is something she does not have access to. Life क्या है? Life out of reach है. कब, कहाँ, किसका इनविटेशन आ जाए गॉड की तरफ से, यू नेवर नो। बिहाइंड दैट शेल्फ लाइफ ओवर हो जानी है, तो क्यों ना आज ही उस इंसान को छोड़ दिया जाए जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। पहले समझते हैं सेक्सटन क्या होता है और पोर्सिलेन क्या होता है, फिर इन लाइंस को पढ़ेंगे। सेक्सटन इज अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ चर्च यार्ड एंड पोर्सिलेन इज दिस काइंड ऑफ मटीरियल, चीनी मिट्टी के बर्तन कह सकते हैं हम, जो कि बहुत ही नाजुक होते हैं। The sexton keeps the key to putting up our life, his porcelain like a cup. The speaker introduces the sexton, who is the caretaker of the churchyard, and the sexton holds the key to life, which the speaker compares to a very, delicate porcelain cup. This suggests that life is something very delicate and distant, just like porcelain cup that could break easily. सेक्सटन क्या होता है? जो कि चर्च यार्ड की देखभाल करता है और जहां पर इंसान डिकम्पोज होकर मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं और शायद उसी
मिट्टी से इस तरीके के बर्तन बनाए जाते हैं। तो हमारी लाइफ क्या है? हमारी लाइफ एक पोर्सिलेन है जो कि बहुत ही नाजुक होती है। स्टेंजा 3 की तरफ आ जाते हैं अब। डिस्कार्डेड ऑफ द हाउसवाइफ, क्वेंट और ब्रो, अ न्यूअर सर्व्स प्लीजेस, ओल्ड वन क्रैक। स्पीकर अपना फोकस शिफ्ट करती हैं हाउसवाइफ की टेंडेंसी की तरफ जो कि पुरानी चीजें फेंक देते हैं क्वेंट यानी कि अनयूजुअल होने पर या ब्रेक होने पर, और नई नई क्रॉकरीज आ जाती है। दिस इज काइंड ऑफ क्रॉकरी सिवर्स। ओल्ड वन क्रैक, ओल्ड वन अगर क्रैक होती है तो नया कुछ आ जाता है। The speaker shifts the focus to housewife who now controls her life. The housewife discards the old things that are no longer useful, just like the speaker feels discarded and outdated. स्पीकर को ऐसा लगता है कि वो भी एक दिन आउटडेटेड और डिस्कार्डेड हो जाएंगी, whom no one will want or no one will value. I could not die with you, for one must wait to shut the other's gaze down. Here she says कि मैं तुम्हारे साथ नहीं मर पाऊंगी। जब तुम मरोगे जरूरी नहीं है कि मैं भी मर जाऊंगी उसी दिन, या मैं जिस दिन दुनिया छोड़कर जाऊंगी तुम भी जाओगे उस दिन। किसी एक को तो इंतजार करना पड़ेगा ना इस दुनिया में रहकर, जब दूसरे की आंखें हमेशा के लिए क्लोज हो जाएंगी। शायद तुम ना कर पाओ ऐसा, इसीलिए आज मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। मैं आज ही तुम्हें छोड़ रही हूँ, rather than seeing you die in future. And could I stand by and see you freeze without my right of frost, death's privilege? She says ki, what about me? Could I stand there and watch you die without wanting to claim my own right also to die in that same moment, in that same frost? जहां पर तुम भगवान के पास चले जाओगे जिस मोमेंट में, क्या मुझे भी उस मोमेंट में मारा जा सकेगा? क्या मेरा राइट होगा भगवान के उस डिसीजन पर, भगवान के उस डेथ के डिसीजन पर? Nor could I rise with you because your face would put out Jesus, that new grace. स्पीकर यहाँ पर एक्सप्लेन करती हैं कि she could not rise with her lover in the afterlife because his presence would overshadow the spiritual grace of Jesus Christ. Resurrection हम जानते हैं, resurrection is tied to religious belief and she feels unworthy of participating in it with him. जो मरने के बाद तुम्हें जीसस की कंपनी मिलेगी, एक नया ग्रेस मिलेगा, शायद मैं वहां तक राइज ना कर पाऊं. दिस इज व्हाट शी इज सेइंग. Glow plain and foreign on my homesick eye, except that you, then he, shone closer by. स्पीकर यहाँ पर बहुत रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि कंसेप्ट ऑफ रिसरेक्शन, किसी का मरकर वापस आ जाना, नॉट प्रैक्टिकल फॉर ह्यूमंस. मे बी जीसस क्राइस्ट के टाइम में इट वॉज पॉसिबल, हमारी बुक्स में, हमारी mythologies में इट इज पॉसिबल, लेकिन इन रियलिटी दिस इज अ फॉरेन एलिमेंट. Instead of looking forward for a heavenly afterlife, she feels nostalgic for her earth life. She admits that her lover's closeness to God shines brighter than any of her faith. They would judge us. How? For you served heaven, you know, or sought so I could not. स्पीकर यहाँ पर एक्नॉलेज करती हैं कि पूरी दुनिया के लोग उन्हें जज करेंगे, उनकी रिलेशनशिप को जज करेंगे, स्पेशली बिकॉज हर लवर सर्व्स हेवन. उनका लवर तो हेवन में है, वो इसी दुनिया में है, तो उनके प्यार को और जज किया जाएगा. शी फील्स अनवर्दी ऑफ बीइंग विद हिम बिकॉज शी डज नॉट शेयर हिज डिवोशन टू गॉड. उन्हें लगता है कि तुम गॉड की डिवोशन शेयर कर चुके हो, तुम भगवान के पास जा चुके हो, लेकिन मैं अभी नहीं गई हूं, तो मैं गॉड का हेवन अभी डिजर्व नहीं करती, वो हेवनली क्वालिटीज अभी डिजर्व नहीं करती. शी फील्स क्वाइट अनवर्दी एट प्रेजेंट. Because you saturated sight and I had no more eyes for sordid excellence as paradise. Speaker here continues to explain that her lover is spiritually sighted and able to appreciate the beauty of paradise. She is not.
She has no desire or eyes for it at present. She feels quite disconnected from his faith, his value, making this relationship impossible. In future, when one of them will die, one person will be in paradise, one person will be close to God, the other person will be on this earth. जो earthly person होगा वो बहुत मामूली, बहुत simple रह जाएगा in comparison to the person who has reached to the paradise. And were you lost? I would be, though my name ranked loudest on the heavenly fame. स्पीकर इमेजिन करती हैं कि उनका लवर तो लॉस्ट हो चुका है spiritually. She would also be lost with him in future. She implies that neither of them could help each other if they were both lost, and that she could never answer heaven's call even if it is called loudly by her. तो वो कहती हैं कि तुम तो लॉस्ट हो गए, मैंने तुम्हारा नाम बहुत बार पुकारा, लाउड वे में पुकारा, लेकिन तुम अपने हेवनली फेम में लॉस्ट हो गए और हो ही जाओगे एक दिन. And were you saved and I condemned to be where you were not? That self were held to me. In this stanza, the speaker imagines another possibility. If her lover is saved and she is condemned, reverse हो जाए, being separated from him in the afterlife, तो वो कैसा रहेगा? She says कि तुम्हारे बिना सब कुछ hell ही रहेगा. Even if they were together on the earth, she would eventually face eternal separation. सेपरेशन तो होना ही होना है, जिसका भी पहले हो, किसी एक को तो जाना ही है इस दुनिया से, और दूसरे के लिए वो जगह ऑटोमेटिकली हेल हो जाएगी. So, we must meet apart, you there, I here, with just the door ajar. That oceans are and prayer, and that wide sustenance despair. Speaker conclude करती हैं यहाँ पर that they must remain apart both in life and death. Despite all the possibilities, they will always be separated. Whether by oceans, by prayers or despair, she feels that the distance between them, both emotionally and spiritually, is insurmountable. Uncountable distance है उनके बीच में, हमेशा बना ही रहेगा किसी ना किसी वजह से. तो आज ही अलग हो जाते हैं. I cannot live with you. This is what she says. एक बार पोम को कंक्लूड करके देख लेते हैं. इन समरी, पोम इंटरवाइन करती है आइसोलेशन एक पर्सन की स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी साथ ही साथ सोच रही हैं और कह रही हैं कि एक ऐसा प्यार है उनकी लाइफ में जिसके बैरियर्स को क्रॉस नहीं किया जा सकता. फेथ, डेथ, इटर्नल जजमेंट, कहीं ना कोई रुकावट उनके प्यार में आ जाएगी. Dickinson portrays a complex emotional landscape where love is both a source of connection and a reason for separation. कनेक्ट तो हूं ही मैं इस प्यार से, लेकिन यही प्यार हमारे बीच का प्यार, हमारी बॉन्डिंग हमें एक दिन सेपरेट भी जरूर करेगी. तब जीना मुश्किल हो जाएगा एक दूसरे के बगैर. आज ही अलग हो जाते हैं. Ultimately leaving the speaker in a state of profound despair, and she says, I cannot live with you. आज की वीडियो के लिए इतना ही, और जानेंगे धीरे धीरे फर्दर वीडियोस में आपके इन सब्जेक्ट्स के बारे में. एंड प्लीज 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 डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल.